नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं श्रीराम यादव आप सभी का अभ्युदय टीचर्स एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अभी पटवारी का दौर चल रहा है। तो आज हम पटवार की बात करने वाले हैं कि इस पटवार की जो भर्ती है कब आने वाली है, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या सीईटी में होगी या सीईटी के बाहर होगी, कितने परसेंट स्टूडेंट पास होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, सारी चीजें बात करने वाले हैं। और वैसे भी अगर नाम पटवार का आता है ना, तो आप सबको पता है पटवार एक राजाशाही टाइप की नौकरी है, राजा नौकरी है भाई। क्यों? क्योंकि जहां पे भी किसी भी ग्रामीण एरिया में देख लो, कहीं पे भी पटवारी के बिना कोई काम ही नहीं होता। चाहे कोई सर्टिफिकेट आपको बनाने हो, चाहे आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, कोई भी चीज बनानी हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, किसी भी टाइप की कोई भी आपकी जो भूमि है, जमीन है, लैंड है, उससे रिलेटेड कोई चीज हो, हर चीज में पटवारी की जरूरत पड़ती है। तो एक तरह के पूरा राज होता है, राजाशाही नौकरी है ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होगा, कौन एलिजिबल होगा, सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे पूरी जानकारी के साथ। कोई भी आपके डाउट्स यहां से नहीं बचेंगे। तो आप सब हो जाओ तैयार, क्योंकि पटवारी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है। वैकेंसी की सारी जो स्वीकृतियां थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आप अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अब तैयार हो जाओ। आपके घर वाले जो आप सपने देख रहे हैं उनको सच करने के लिए लग जाओ, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं, जैसे आपको यहां पे दिख भी रहा है कि पटवार की तिथि क्या होगी, पद कितने होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, आयु सीमा क्या होगी, और भी बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? तो आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सर पटवार से पहले जैसे हम बताओ कि कब डेट है, क्या है, फॉर्म कैसे भरने, पता तो चल जाएगी कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो भाई अभी जो स्वीकृति मिली है ना टोटल पदों के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, तो वर्तमान में जो स्वीकृति मिली है 1963 पदों की हमें स्वीकृति मिल चुकी है। वित्त विभाग, सारे जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, सबसे जल्द ही नोटिफिकेशन आपके सामने होगा इसमें। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि पिछली जब भर्ती थी तो कितने पद थे। तो देखो स्टार्टिंग में तो वही 2500 के आसपास पद आए थे, लेकिन बढ़कर 4400 प्लस हो चुके थे। तो डेफिनेटली ये पोस्ट भी आपकी बढ़ सकती है। तो ये तो हुई पदों की बात, आगे और चल लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर पटवारी बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पात्रता या शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, वो सारी बात कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वो इसमें एलिजिबल हैं, जिसका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, या जो फाइनल ईयर में आ चुका है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ये स्टूडेंट्स क्या हैं? एलिजिबल हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां पे भी लिखा हुआ है आवेदिक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष किसी भी परीक्षा उत्तीर्ण का होना चाहिए जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में हैं वो, और जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो टेंशन ना लो भाई, है बस अब तैयारी करने की बारी है। अब सर इसके लिए कौन कौन सी एग्जाम्स होती हैं, हम कैसे पटवारी बन सकते हैं और एक राजा टाइप की नौकरी को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसकी कौन कौन सी एग्जाम्स चाहिए। तो देखो एक तो हमें सबसे पहले जो पटवारी बनने का सपना है ना, वो तभी पूरा होगा, इसका जो रास्ता है वो सीईटी के थ्रू जाता है भाई। सीईटी क्लियर करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। और इस बार तो सरकार ने भी मजे ही मजे कर दिए हैं। कैसे भाई? आपके जो भजन लाल जी वो हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया इसमें कि चलो हमें भीड़ तो कम करनी है, लेकिन सीईटी में आपके लिए 40% का क्राइटेरिया रख दिया है कि जिसके 40% मार्क्स आ जाएंगे वो पटवार बन सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि सीईटी आपको पास करना जरूरी है और उसमें 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पटवार का एग्जाम या पटवार का फॉर्म भर सकते हो। अगर सीईटी में आपके पास 40% मार्क्स नहीं है तो आप पटवार का सपना नहीं देख सकते। तो हुआ ना, पटवार का जो रास्ता है वो सीईटी के थ्रू होता है, सीईटी में जाता है पहले और सीईटी के थ्रू होके आपके पटवार की एग्जाम की तरफ आएगा। अब सबके लिए क्या 40% है भाई? ऐसा नहीं है। कुछ कैटेगरीज है जैसे एससी वगैरह
तो इनमें जो है आपके पास 35% का क्राइटेरिया भी उसमें रखा गया है। बाकी जैसे SC/ST में है 35% है और अदर के लिए 40% का क्राइटेरिया उसमें रखा गया है। क्लियर? फिर आप पटवार का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं भाई, इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, किसी भी कंप्यूटर कोर्स की, जैसे RSCIT है, आपका कोई भी O लेवल टाइप का और कोर्स होना चाहिए, या कंप्यूटर में कोई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरी है। आपके पास अगर CET नहीं है, RSCIT नहीं है, या O लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, O लेवल, ठीक है, तो आप CET का वो पटवार का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको ये भी करना है, RSCIT भी कर लेना है। अभी आप एडमिशन लोगे तो नोटिफिकेशन तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपका CET का जो नोटिफिकेशन आप सबको ऑलरेडी पता चल चुका होगा। जैसे हमारे अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही ट्वीट किया था कि जो CET है उसके फॉर्म हम अगले वीक में, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, विज्ञप्ति जारी कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि CET की एग्जाम पूर्व निर्धारित डेट्स पर ही होंगी। जो डेट्स क्या थी, 26 सितंबर से 30 सितंबर, ये उनको दी हुई थी। तो इस डेट पर एग्जाम है, टेंटेटिव डेट अभी तक यही है, और नेक्स्ट वीक से आपके एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्लियर, दो चीजें क्लियर होगी। एक तो हमारे पास RSCIT या O लेवल का O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर में, या कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, और साथ में CET ग्रेजुएशन वाली आपकी क्लियर होनी चाहिए, वो भी 40%, या फिर इस कैटेगरी में आते हैं तो SC/ST में आते हैं तो 35% के अकॉर्डिंग। इसकी एग्जाम डेट ये है। फिर आप पटवार का एग्जाम दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अब पटवार का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इसका नोटिफिकेशन देखो ये सितंबर में हो रही है, अक्टूबर लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अक्टूबर लास्ट, नवंबर में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर? एग्जाम क्या होनी है इसकी, जो अभी टेंटेटिव जो दिया है उन्होंने कैलेंडर के अकॉर्डिंग, अगर हो सकता है तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में एग्जाम करवाई जाएगी। CET पटवार की एग्जाम कब होगी, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आपकी एग्जाम करवाई जाएगी। तो भाई मजे ही मजे हो चुके हैं। अभी हमारे पास पूरा टाइम है कि हम इसको लग जाएं और इसको क्रैक करें एग्जाम को। सपने नहीं देखने, अभी से लगना है। और जो स्टूडेंट्स भाई नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं ना, वो बैठे के बैठे ही रह जाते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एग्जाम से पहले अपनी तैयारी करते हैं, जो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते, जो आज से ही लग चुके हैं, वो स्टूडेंट ही लास्ट में सफलता मिलती है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अभी से तैयारी में जुट चुके हैं, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे तो उन हजारों स्टूडेंट से आप बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। उनकी तैयारी हो चुकी होगी तब तक, वो नोटिफिकेशन आने के बाद में तो फॉर्म भरेंगे और अपना रिवीजन करेंगे। तो आप भी जुट जाइए। इसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी क्या क्या चाहिए। एक तो आपको RSCIT या O लेवल का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। CET आपकी 40 या 35% जिस क्राइटेरिया में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब वो पहले वाला 15 गुना का, टोटल पोस्ट का 15 गुना पास वाला सिस्टम नहीं है भाई। गवर्नमेंट ने आपके लिए मौका दे दिया, तो उस मौके का फायदा उठाइए, ठीक है। दूसरा, इसकी एग्जाम कब होनी है वो भी आपके अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास, तो आप तैयारी कर सकते हैं। अपने सपनों को, अपने जो घर वालों के सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप में वो शक्ति है जो किसी में नहीं है, और आप सब कुछ कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं और चीजें देख लेते हैं। अब इसकी आपकी जो फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन तो देख लिया, लेकिन एज क्या होनी चाहिए, तो देखो मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। अब कुछ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो आपको छूट मिलती है, वो छूट आपको मिलती रहेगी। मिनिमम 18 प्लस आप होनी चाहिए, 18 कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, जो एग्जाम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आएगा उस डेट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम आपकी 40 होनी चाहिए। क्लियर? एज का जो कंसेप्ट था वो खत्म। अब हमारे पास इसमें सर अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं
तो क्या हमें वेतन मिलेगा, उसकी बात कर लेते हैं। जो प्रोबेशन पीरियड है वो कितना रहेगा, उसमें क्या नौकरी मिलेगी, ग्रेड पे क्या रहेगा। तो देखो इसका अभी जो ग्रेड पे है वो 2400 है, 7वें वेतन के अकॉर्डिंग जो अभी चल रहा है वो 2400 है। और प्रोबेशन पीरियड के दौरान परिवीक्षाकालीन जो हमारा प्रोबेशन है, ट्रेनिंग टाइम जो है, ठीक है, इसमें 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग टाइम होता है और उस दौरान हमें ये वेतन मिल रहा होता है प्रोबेशन के दौरान। कुछ और लास्ट में 6 महीने के बाद में आपके कुछ भत्ते वगैरह जो हैं और बढ़ जाते हैं। उसके बाद में 2 साल बाद में, 2 ईयर बाद में जो आपकी इसकी सैलरी है वो 35 to 40 के आसपास हो जाती है, जो एक अच्छा अमाउंट है, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते ये 60-70 भी होता है और लाख रुपए भी पहुंच जाता है। अगर लाख रुपए तो वही बल्ले बल्ले है, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती भाई, बहुत मेहनत से मिलती है। तो आप मेहनत करिए और लग जाइए, ठीक है। तो आपको कैसे कैसे अमाउंट मिलेगा, क्या ट्रेनिंग टाइम रहेगा, प्रोविजन पीरियड कितने साल का, 2 साल का जो रहेगा, उसके बाद में आपको ये सैलरी हो जाएगी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि सर प्रमोशन क्या क्या होते हैं इसमें। जो प्रमोशन होंगे वो कैसे कैसे होंगे वो चीज देख लेते हैं। भाई अगर मान लो आप पटवार बन गए तो ऐसा थोड़ी है पटवार बन के ही रहना है। पहली बात देखो, ईमानदारी से आप अगर काम करोगे तो डेफिनेटली आपके प्रमोशन होंगे। बेदाग छवि होनी चाहिए, है ऐसा नहीं कि रिश्वत ले रहे हो, है किसी कोई बच्चा आया, कोई स्टूडेंट आया आप जैसा कि यार मैंने भी तो जो काम करवाए वो पैसे दे दे के करवाए तो मैं भी लूंगा, ऐसा काम नहीं करना भाई, है बिल्कुल नहीं करोगे ना। वैसे भी आप सारे बहुत हैं, अच्छी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो वो काम भी ईमानदारी से करेंगे। तो देखो सब पटवार बनने के बाद में पहला जो आपका प्रमोशन होता है वो लगभग होता है कितने साल बाद में। प्रमोशन जो पहला होता है हमारा लगभग 5 से 6 साल बाद में, 5 ईयर्स बाद में आपका पहला प्रमोशन होता है पटवार का। और उसमें आप क्या बनते हैं, कानून गो या फिर गिरदावर बन जाते हैं। क्या, कानून गो या फिर गिरदावर या फिर कानून गो बन जाते हैं। इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड आप पे पहला प्रमोशन होता है। इसके बाद में इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड के बाद में आप लगभग 6 से 7, 5 से 6 या 4 से 5 लगभग ये होता है 6 से 7 साल के एवरेज इसमें गैप में, 4 से 6 साल के गैप में आपका फिर से प्रमोशन होता है। और अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो और भी आगे पीछे हो सकता है, 4 साल बाद में भी हो सकता है। तो आप फिर बनते हैं नायब तहसीलदार। क्या बनते हैं, नायब तहसीलदार आप बन जाते हैं। उसके बाद में लगभग नायब तहसीलदार के बाद में आपका जो प्रमोशन होता है 5 से 6 साल बाद में फिर से प्रमोशन होता है और उसमें आप क्या बन जाते हैं, लगभग यहां से 7 से 8 साल मान लीजिए। इसके बाद में फिर से प्रमोशन होता है, आप तहसीलदार आरटीएस बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर। नायब तहसीलदार के बाद में आप आरटीएस तहसीलदार बन जाते हैं और लगभग 8 से 10 साल बाद में, 8 से 10 साल बाद में आप इसमें जो है या 9 से 10 साल मान लीजिए, 9 से 10 साल बाद में आप इसमें आरएस लेवल पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए तो इस नौकरी को कहते हैं कि एक तरह की राजा टाइप की नौकरी है भाई। तो इस तरीके से आपके प्रमोशंस होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर सारी चीजें आपने बता दी, एज बता दिया, क्राइटेरिया बता दिया, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए वो बता दिया, कैसे हमें इसमें क्लियर होना है वो चीजें हो गई, प्रमोशन हो गए। और देख लेते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है। जो सिलेबस है वो ही तो पढ़ेंगे तभी तो काम होगा। तो भाई सिलेबस तो बहुत अच्छा खासा है। देखो पूरा का पूरा इसमें इंडिया जीके है। इंडिया जीके में हम बात करें तो इसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साथ में इसका आपका करंट अफेयर है और जनरल नॉलेज है। तो ये पार्ट है वो आपका यहां से पूछा जाता है और इसका कितना कितना वेटेज रहता है वो आपको मैं बता देता हूं कि जो यहां पे आपका इंडिया वाला पोर्शन है, इंडिया वाले पोर्शन से आपका जो सिलेबस आता है वो लगभग आता है यहां से आपका 25% यहां का क्राइटेरिया रहता है। कितना क्राइटेरिया रहता है भाई, 25%। और यहां से आपको इसका जो क्राइटेरिया है वो 25% आपका वेटेज रहेगा। और यहां से जो क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 76 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इंडिया जीके का जो पार्ट है जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर जो है
वहां से आपको 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 76 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके में भाई जैसे आपकी हिस्ट्री है राजस्थान की, कल्चर है, कला संस्कृति है, आपकी ज्योग्राफी है, भूगोल है और पॉलिटी है, साथ में करंट अफेयर जो राजस्थान का है वो भी हो गया। ठीक है, तो इसका जो क्राइटेरिया है परसेंटेज है वो लगभग 20% रहता है। कितना रहता है? 20%। यहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं? यहां से 30 क्वेश्चंस आएंगे और 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन यहां से रहेंगे। फिर आता है हमारा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो इसका जो परसेंटेज है, वेटेज है, वो 15% रहता है। यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे 22 क्वेश्चंस होंगे और जो मार्क्स होंगे वो 44 होंगे। क्लियर? फिर आता हमारा जनरल मैथ्स, वो रीजनिंग और मैथ्स। देखो सबसे बड़ा पोर्शन इसका आता है, यहां से इसका जो पोर्शन है लगभग 30% वेटेज रहता है और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो 45 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 90 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर? और लास्ट में आता है हमारा कंप्यूटर। तो इसका 10% वेटेज रहेगा, 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 30 नंबर का इसका मार्क्स रहेंगे। 15 क्वेश्चन 30। तो इस तरीके से सिलेबस का कंप्लीट आपको डिवीजन मिल जाएगा। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे हम बीच में डिस्कस कर नहीं किया उस चीज का। जैसे हमने यहां पे देखा, ये एग्जाम्स के बारे में हमने देखा कि क्या क्या हमें क्राइटेरिया, कितना परसेंटेज। अब अगर थोड़े सा डिस्कस कर लेते हैं हम सीईटी के एग्जाम की तरफ का। सीईटी की जो है एग्जाम वो 300 मार्क्स की होती है। आपको मिनिमम कितने लाने हैं? कम से कम 120 मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप सीईटी के एग्जाम में पटवार के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 120 मिनिमम। और यहां पे जो पटवार है उसका 300 नंबर का पेपर होगा, 300 मार्क्स होंगे और यहां पे 150 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया इसमें रहता है कि कौन सा एग्जाम में कितने मार्क्स लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हुई सारी चीजें? तो आपको हर एक चीज पता चल गई यहां से कि हमने देख लिया कि कौन कौन सी एग्जाम्स, एज क्या होनी चाहिए, वेतन क्या रहता है, प्रमोशन क्या होता, कैसे होता है, सिलेबस क्या है और इसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें देख लेते हैं। और इसी में आपको देखो तैयारी कैसे करनी चाहिए, अभी से स्टार्ट करना चाहिए। फिर आपको कंटिन्यू रिवीजन करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए और इसके लिए अभ्युदय टीचर्स एकेडमी ATA आपके लिए फाउंडेशन बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ला चुका है, स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। और साथ में आपको कहूंगा कि कोई बात नहीं है, हमारे यहां से भी आप ज्वाइन नहीं करते, कहीं से भी ज्वाइन करिए, लेकिन एक स्मार्ट वे में तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, सिलेबस में टॉपिक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, हम तो पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना। स्मार्ट स्टडी करनी है आपको और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बहुत जबरदस्त आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो इसके फाउंडेशन बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को तक शेयर करें, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसका फायदा पहुंचे, उन तक के जो भी डाउट्स है उनके डाउट्स क्लियर हो और वो अपनी तैयारी में लग जाइए। मैं लास्ट में एक बार फिर से कहूंगा कि अपने सपनों को उड़ान देना है, अपने पंखों को फैलाइए, उड़िए और अपने घर वालों के सपनों को भी साकार कीजिए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। जय हिंद दोस्तों, साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।